और बिल्कुल बेटा आराम आराम से चलेंगे, लेकिन हम सबसे पहले चलाएंगे हमारी समाप्ति एक्सप्रेस, जिसको जनता का भरपूर प्यार मिलता है, चाहे लक्ष्य का बच्चा हो, चाहे अर्जुना का बच्चा हो, चाहे यकीन का बच्चा हो। हम क्विक रिवीजन करेंगे बेटा सबसे पहले, बिना टाइम वेस्ट किए लास्ट क्लास का क्विक रिवीजन करेंगे, और फिर बेटा हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। को बंद कर लो और एक बारी बस मैम की बातें सुनो। क्विक रिवीजन जो हम करेंगे, आप एक बारी मैम की बातें सुन के एक बारी याद करने की कोशिश करो कि आप लोगों को कितना याद आ रहा है जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। ठीक है, कई सारे नए बच्चे मैं देख रही हूं, तो नए बच्चे कह रहे हैं कि मैम प्लीज पिछले 2 क्लास का वापस से पढ़ा दो। बेटा बाकी इतने सारे हजारों बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, आप पिछली 2 क्लासेस को देख के आओ और फिर आप आज की क्लास अटेंड करो। रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स बेटा अपलोडेड है, आप पहले उससे देख लो। ठीक है, चलिए जी क्विक रिवीजन करते हैं, समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं। हमने पिछली क्लास में बेटा पढ़ा था 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज होते हैं मैम बॉडी के अंदर, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। और हमने कहा था बेटा कि ये सारी जो टिश्यूज होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। और सिमिलर का मतलब बेटा सेम सेम नहीं होता, ये एक बच्चे का डाउट आया था, मैंने बोला भी था। जैसे सिमिलर का बेटा ये मत, जैसा आप और मैं भी सिमिलर है, क्योंकि आप मेरे पास भी 2 हाथ, आपके पास भी 2 हाथ, पर हम फिर भी कहीं ना कहीं सिमिलर है, बट एग्जैक्टली सेम थोड़ी ही है। तो उसके सेल्स जो है मोर और लेस, जो एक टिश्यू को बनाते हैं उसके सेल मोर और लेस एक जैसे होते हैं, सिमिलर टाइप के होते हैं, जिनसे मिलकर टिश्यू बना होता है। एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग, प्रोटेक्शन एंड लाइनिंग का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू आपको सपोर्ट देता है, लिंकेज प्रोवाइड करता है। जैसे ब्लड है, लिंक कर रहा है बेटा, कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को। सपोर्ट के लिए कौन सी कनेक्टिव टिश्यू है? बोन्स एंड बेटा कार्टिलेज, जो आपकी कनेक्टिव टिश्यू होती है। फिर हमने बात की मसल्स की, मस्कुलर टिश्यू की, जिसका काम होता है बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और मूवमेंट का मतलब मैंने कहा था कि मैं ये जो हैंड्स की बेटा मूवमेंट्स कर रही हूं, इससे मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मैं जिस जगह पे हूं वहीं पे मैं ऐसे ऐसे कर रही हूं, तो ये मैं मूवमेंट कर रही हूं। बेटा ऐसी कोई भी मूवमेंट करूं जिससे कि मेरी पोजीशन भी चेंज हो जाए, वो लोकोमोशन है। और ये किसकी मदद से होती है बेटा? ये होती है आपके मस्कुलर टिश्यू की वजह से। और न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू जो होती है उसकी मदद से बेटा आप क्या कर पाते हैं? कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं बोल रही हूं, आप समझ रहे हैं, आप सुनते भी जा रहे हैं, आप लिखते भी जा रहे हैं, ये सारी जो प्रॉपर्टी इतनी बेहतरीन कोऑर्डिनेटेड वे में हो रही है क्योंकि आपके पास है न्यूरल टिश्यू। फिर मैंने कहा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। अच्छा, सबसे पहले तो फिर हमने एपिथेलियम के बारे में पढ़ा। हमने एपिथेलियम के बारे में कहा भैया ये एक ऐसा टिश्यू है विच ऑलवेज रेस्ट अपॉन सम अदर टिश्यू, ये किसी और टिश्यू के ऊपर हमेशा रेस्ट कर रहा होता है। और भैया इसको जरूरत होती है किसी और टिश्यू के ऊपर रेस्ट करने की। आपको अगर याद आ रहा हो तो बेटा मैंने कहा था अगर आप इस एपिथेलियम वर्ड को डिवाइड करोगे, तोड़ोगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। थीलियम का मतलब होता है टू रेस्ट, एपी का मतलब होता है अपॉन, ये हमेशा किसी और टिश्यू के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। और मैंने आपसे कहा था डायरेक्टली रेस्ट नहीं करता है। अगर आप इसे एपिथेलियल के सेल्स मानो और इसका न्यूक्लियस है, तो मैंने कहा था बेटा ये एपिथेलियल टिश्यू जो होती है ये सबसे पहले तो एक नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रही होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल्स की नहीं बनी, बेसमेंट मेम्ब्रेन कुछ प्रोटीन्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की बनी है, और ये नॉन सेल्यूलर सब्सटेंसेस के ऊपर बेटा, जिसे आप बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल रहे हो। कई बच्चों ने मेरा डेमो लेक्चर देखा था और उसमें मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन के 2 हिस्से बताए थे, फाइब्रस लेमिना, रेटिकुलर लेमिना, बेसल लेमिना। तो बच्चे पूछ हाँ भी कि बेटा वो तो एक्स्ट्रा मैंने बताया है, और हमें अपने कंटेंट को जैसे आपका रीसेंट पैटर्न है बेटा उसके बेसिस के अकॉर्डिंग हमें भी मॉडिफाई करना पड़ता है। वो अतिरिक्त ज्ञान था, तो मैंने इसीलिए आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन के 2 हिस्से नहीं बताए। ठीक है ना, सिर्फ बेसमेंट याद रखो। बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेल्यूलर सब्सटेंस है जिसके ऊपर आपकी एपिथेलियम रेस्ट कर रही होती है। और बेटा इसके नीचे इसको सपोर्ट देने के लिए जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा इसका क्या काम था अगर आपको याद आ रहा हो? ये कनेक्टिव टिश्यू जो होती है हाईली वैस्कुलर होती है। मैंने कहा था ना वो सेफ्टी पिन वाला एक्सपेरिमेंट कभी किया है आपने? सेफ्टी पिन डाल के अगर अपने एपिथेलियल टिश्यू को डैमेज किया और कहते थे मेरा सेफ्टी पिन नहीं गिर रहा है, तो आपने अगर अपने एपिथेलियम को डैमेज किया है ना, तो एपिथेलियम के पास ए वैस्कुलर, ए मतलब एब्सेंस ऑफ ब्लड वेजल्स उसके पास नहीं होते। अब भैया ब्लड वेजल्स का काम अगर बेटा आप देखोगे क्यों नहीं चल रहा, ब्लड एक बार कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट कर लेना, ठीक है। ब्लड वेजल्स का क्या काम होता है बच्चों? ब्लड वेजल्स खून में बेटा क्या है? खून में तेरी खून में तेरी मिट्टी नहीं है बेटा, खून में तेरे ऑक्सीजन
और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उन्हीं के थ्रू बेटा तेरे टिश्यूज को, तेरे सेल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलता है, जिससे वो जिंदा रहते हैं बेटा। लेकिन अगर एपिथेलियम के पास, और बेटा बेचारी एपिथेलियम के अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी क्या कहती है, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं इतने टाइट पैक होते हैं ना, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन्स में लोग एकदम भरे पड़े होते हैं, वैसे ही बेटा एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो सेल के बीच बीच में स्पेस जो थी, इंटरसेल्यूलर स्पेस, बिटवीन द सेल जो स्पेस थी बेटा, इंटर मतलब था बिटवीन, सेल्यूलर मतलब था सेल्स, उसके बीच की जो स्पेस थी बेटा वो बड़ी ही कम थी, और वो कम होने के कारण बेटा ब्लड वेजल्स इसके थ्रू जा ही नहीं पाती, उसको जगह ही नहीं मिलती, तो एवास्कुलर थी। तो मैम उसके पास तो ब्लड वेजल्स नहीं थी, बट क्योंकि मैम नीचे एकदम हमारी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, तो कनेक्टिव टिश्यू के पास खूब सारे ब्लड वेजल्स है, उसके ब्लड वेजल्स में जो ब्लड बह रहा है मैम, उस ब्लड से जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है मैम, वो सारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मैम बेसमेंट मेम्ब्रेन से होते हुए एपिथेलियम के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन ने बिचौले जैसा काम किया, मतलब वो बीच में है, जो भी चीजें कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियम में जा रही है उसे बेसमेंट से होते हुए गुजरना पड़ेगा। तो हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस, इसीलिए मैट्रिक्स भी उसमें कम होता है। ये रिवाइज हो गया बेटा, बट रीजनरेट जबरदस्त तरीके से कर सकती है आपकी एपिथेलियम। सारे टिश्यूज में अगर आप देखोगे ना बेटा, वेरी गुड, हाईएस्ट पुनीत, हाईएस्ट रीजनरेशन एबिलिटी होती है आपके एपिथेलियल टिश्यू के पास। मैंने कहा कि बेटा अगर तुम अपने एपिथेलियल टिश्यू को ध्यान से देखो, मैंने कवरिंग और लाइनिंग में भी तुम्हें अंतर बताया था कि जब भी तुम कवरिंग बोलते हो ना कि कोई किसी चीज को कवर कर रहा है, तो कवरिंग करने का मतलब होता है, जैसे ये पेन को बेटा, जो भी तुम्हारे सामने है ना बेटा, बेसमेंट का क्या काम होता है सिम्मी बेटा, बेसमेंट का काम होता है सपोर्ट देना, बेसमेंट का काम होता है बेटा सपोर्ट देना। अगर तुम अपने एपिथेलियल सेल्स को देखो ना बेटा, तो एपिथेलियल सेल्स अगर किसी, जैसे ये पेन है, पेन के ऊपर अगर मैंने एपिथेलियल टिश्यू लगा दिया तो उसने पेन को कवर किया, उसने पेन को कवर किया, लेकिन अगर मैंने पेन को अंदर से एपिथेलियम लगाया होता तो वो होती उसकी लाइनिंग। मैंने तुम्हें कहा था ना बेटा, जैसे ये ट्यूब है, अगर मैंने एपिथेलियम को ऐसे लगाया है तो ये इस ट्यूब की कवरिंग कहलाएगी, लेकिन बेटा अगर मैंने एपिथेलियम को क्या किया, अंदर की तरफ से बेटा लगाया हुआ है, तो ये उसकी लाइनिंग कहलाएगी। कवरिंग और लाइनिंग में अंतर होता है, ये हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट प्यारे बच्चों। मैंने आपसे ये भी कहा था बेटा, ये रिवीजन चल रहा है पिछली क्लास का, हमने ये भी कहा था, और ये एक बच्चे ने डाउट में भी पूछा था और बिल्कुल सही लिखा था उस बच्चे ने, ये बेटा एपिथेलियल सेल जो है ना, ये सेल का ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है एपिकल सरफेस। तो एक बच्चा कह रहा था मैम इसे एपिकल भी बोल सकते हैं, एपेक्स वाला हिस्सा भी बोल सकते हैं, बिल्कुल एपेक्स का मतलब ऊपर वाला हिस्सा होता है। एनसीईआरटी ये भी कहती है ये फ्री सरफेस है, या तो एपिकल सरफेस बोल लो, या तो फ्री सरफेस बोल लो, या फिर एपेक्स वाला सरफेस बोल लो, और नीचे की तरफ जो सेल का हिस्सा है वो बेस वाला हिस्सा है या बेसल सरफेस है। मैम जो एपिकल सरफेस होता है ना सेल का, हो सकता है कि वो एज इट इज जैसा आपने डायग्राम में बनाया है बिल्कुल वैसा ही दिख रहा हो, लेकिन मैम ये एपिकल सरफेस या फ्री सरफेस जो है मैम, वेरी गुड बेटा, शानदार आंसर दे रहे हो बेटा। अगर आपका एपिकल सरफेस या आप फ्री सरफेस देखोगे, ये भी एनसीईआरटी कहती है ना, ये या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रही होती है या तो बॉडी फ्लूइड को फेस कर रही होती है। फ्री सरफेस क्यों कहा, एक बच्चे ने कहा फ्री सरफेस क्यों कहा मैम, क्योंकि बेटा ये फ्री है, ये बेस से चिपकी नहीं हुई है ना, तो वो फ्री है भाई। बेस वाली जो है वो बेस से चिपकी हुई है तो वो फ्री नहीं है, ऊपर वाली फ्री है, इसलिए उसे फ्री सरफेस बोल सकते हैं। इसमें मैम मॉडिफिकेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता बट हो भी सकता है। दो तरीके की मॉडिफिकेशन मैंने बताई थी, मैंने कहा था बेटा या तो इसकी सेल की जो, देखो सेल है तो सेल का ये जो कवर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना सेल का, तो मैं कह रही हूं यार सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अगर फोल्ड हो जाए बेटा, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ऐसे फोल्ड हो जाए तो उसे कहते हैं माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इससे बेटा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। आप खुद सोच के देखो ना, पहले सेल ऐसा था चिपका हुआ, और अब आपने उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे फोल्ड करके कर दिया है, आपने कितना सारा सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। और ये ऐसी जगहों पर होता है जहां ज्यादा से ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ती है ना, ये उन जगहों पर बहुत फायदा करता है। लेकिन मैम इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन हो सकती है, और वो मॉडिफिकेशन हो सकती है हेयर लाइक ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है सीलिया। सीलिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सीलिया किसी भी चीज को मूव कराने में हेल्प करते हैं। तो कई बार
एपिकल सरफेस या फ्री सरफेस पर सीलिया हो सकती है, कई बार एपिकल सरफेस या फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई हो सकती है, जिसे ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम भी कहते हैं। जरूरी नहीं है होगी, पर हो भी सकती है। फिर मैंने कहा कि बेटा एपिथेलियम को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स यू कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। ये आपने सिंपल एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन करी थी, उससे पहले मैंने कहा था एपिथेलियम भी 2 प्रकार की होती है। अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हो जैसे ये वाली है तो वो सिंपल एपिथेलियम होती है, लेकिन बेटा अगर मल्टी लेयर्ड हो, याद आ रहा है, अगर मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम हो मैम, एक के ऊपर दो, दो के ऊपर तीन, तीन के ऊपर चार, ऐसी मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम बन गई तो मैम क्या बन जाएगा? कंपाउंड एपिथेलियम बन जाएगा। कंपाउंड एपिथेलियम का काम आपको प्रोटेक्ट करना होता है, सपोर्ट देना ज्यादा होता है, rather than secretion and absorption। हम कहते हैं कि जो मल्टी लेयर है ना, उसका काम सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में कम है मैम, प्रोटेक्शन देने में ज्यादा है। लेकिन जो सिंपल एपिथेलियम है मैम, वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, पतली है ना यार, तो वो यूजुअली आपको सिक्रीशन में, डिफ्यूजन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। देखो कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होता था सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है, आज हम उस चीज को भी क्लियर करेंगे। एक बच्चे ने डाउट में पूछा था मैम डक्ट और ग्लैंड के बीच में क्या अंतर होता है। वैसे तो मैंने बच्चे को आंसर दे दिया है, बट मैं तुम्हें क्लास में भी ये चीज बताऊंगी। और इसी प्रकार से बेटा हम कर चुके हैं पिछली क्लास का क्विक रिवीजन। ये रिवीजन जो भी बच्चे लाइटली लेते हैं ना, मैं अभी तो आप स्टार्टिंग में क्लास में आए हो, आपको बाद में मैम की बातें रियलाइज होगी कि मैम ऐसे क्यों कहती थी, जब आप लक्ष्य में आ जाओगे। तो ये जो रिवीजन वाला टाइम होता है ना बेटा, 10 मिनट या 15 मिनट्स डिपेंडिंग, ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिसमें क्लास के कुछ बच्चे टाइम पास करते हैं कि मैम रिवीजन ही तो करा रही है, नया टॉपिक तो पढ़ा नहीं रही है, तो उसे वेस्ट करते हैं। और कुछ बच्चे इसे सिंसियरली बेटा रिवाइज करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते ये 10 से 15 मिनट्स का टाइम आपको आगे अपने सेशन में आपको कितना ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको ये बाद में रियलाइज होगा कि वो जो हम रिवीजन करते थे ना मैम, उससे हमारे को इतना फायदा हुआ, ये एंड में समझ में आता है। तो मैं बार बार बोलती हूँ टाइम वेस्ट मत करना बेटा। ये रिवाइज मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ कि मेरे को याद हो जाए, मेरे को तो याद ही है, ये तुम्हें बेटा फायदा करे कि नया क्लास में ज्वाइन करूं उससे पहले मैं पिछली क्लास का एक बार रिवाइज कर लेता हूं। ये आप लोगों के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, यूटिलाइज करना। ठीक है, यस एवरीबॉडी, डन 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 डन।